again for the next part of electrochemistry, that is Faraday's law, right? अगर हम किसी सॉल्यूशन में करंट पास कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और शॉर्टर ड्यूरेशन, कैथोड और एनोड पर रिस्पेक्टिवली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, और कितना अमाउंट डिस्चार्ज या डिस्प्लेस होता है, कितना करंट प्रोवाइड करने पर, ये हमारा टॉपिक है, दैट इज फैराडेज लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है देखते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल changes when electrolytic cell is applied, जो W होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डिस्प्लेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेस और डिस्चार्ज, वो प्रोपोर्शनल होगा Q के, एंड W इज प्रोपोर्शनल टू, इसी तरह से हम I भी लिख सकते हैं, जहां Q क्या है, Q इज द चार्ज इन कूलम्ब, कौन सी यूनिट में, कूलम्ब में, I इज द करंट इन एम्पियर यूनिट, राइट, एंड T इज द टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो हमने कितनी देर के लिए करंट पास किया था, वो T है। तो जब कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन आया है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं Z से, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है इसका नाम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई रिपीट, फर्स्ट लॉ व्हाट सेज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और डिस्प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is directly proportional to the charge supplied, and charge can be determined by multiplying current with T. So in this way W is equal to ZIT। हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ये Z की वैल्यू कैसे निकलती है, ये Z की वैल्यू निकलती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन F से निकाली जाती है इसकी वैल्यू। दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। इक्विवेलेंट वेट हम सभी को पता है पहले से क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, और जो F है वो है फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्ब। तो इस तरह से W is equal to ZIT, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय फैराडे को डिनोट करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड लॉ। एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ फैराडे भी समहाउ कनेक्टेड टू द फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ से हम जान चुके थे W is equal to ZIT या Z into Q। दिस टाइम हम इस W की बात इस Z पे डिपेंडेंसी करना चाहते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, व्हेन करंट इज पास्ड फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेस और डिस्चार्ज इज डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या डिपेंडिंग अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हाउ कम, हमने दो अलग अलग सिचुएशंस में सिमिलर करंट प्रोवाइड किया, सिमिलर टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया, और मान लीजिए यहाँ WA सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ WB हो रहा है, तो WA अपॉन WB जो होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, अगर हमने I और T कांस्टेंट रखा है दोनों के लिए, तो आंसर है दे विल डिपेंड अपॉन ZA अपॉन ZB। व्हाट इज Z हियर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ A, and what is B here, electrochemical equivalent of B। B कोई सब्सटेंस जिसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, इसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, अपॉन F। कहां से आया, क्योंकि Z की डेफिनेशन यही है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। दोनों का F कॉमन आ गया, तो वी कैन ऑल्सो राइट WA अपॉन WB इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। एक बार और रिपीट करते हैं, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ सेज व्हेन करंट इज पास्ड फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, व्हेन करंट इज पास्ड फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन Z, दैट इज इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो W अपॉन WB कैन बी रिटन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ P। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स फैराडेज लॉ के कि किस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को डील कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमें दे रखा है MnO4 माइनस इज चेंजिंग टू Mn2 प्लस। आपसे पूछा जा रहा है इसके 1 मोल के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होगा। एक फर्स्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का एक और है, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe में रिड्यूस हो रहा है, तो इसके 1 मोल के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होगा। पहले दो बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं।
तो MnO4 माइनस से Mn2 प्लस जा रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ये कैसे निकालते हैं, x माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू आ गया +7। Mn के लिए कितना वैल्यू आ गई, +7। यहाँ पर Mn की वैल्यू कितनी आई है, +2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस हुआ है, 5। तो 1 मोल के लिए 5 मोल चार्ज की जरूरत पड़ेगी, एंड 5 मोल चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 फैराडे। कैसे आया, बिकॉज 1 फैराडे इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 मोल के लिए Q कितना होगा, 5 फैराडे। अगर मान लीजिए इसी में क्वेश्चन पूछा होता है इसके 5 मोल के रिडक्शन के लिए कितना चाहिएगा, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। रिपीट कीजिए, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है, 3 का। तो 1 मोल के लिए कितना फैराडे करंट की जरूरत पड़ेगी, इट विल बी 3 फैराडे। वेरी सिंपल। कैसे पता चला, क्योंकि एक आयन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, इट विल बी 3 फैराडे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसी में। मान लीजिए हमें दे रखा है Cu2+ एंड इट इज चेंजिंग टू Cu। तो बताइएगा, मैंने अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया अभी तक, एकदम सिंपल मेथड से डिस्कस कर रहा हूं अभी, पहले में फॉर्मूलाज पर फिर आएंगे अपन। तो Cu2+ से कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके 1 मोल के लिए हाउ मच चार्ज इट विल रिक्वायर, आंसर इट विल बी 2 फैराडे। वेरी सिंपल। वन मोर क्वेश्चन, हमें दे रखा है Cr272- से Cr3+। फिर से वही ऑक्सीडेशन नंबर या चेंज इन इलेक्ट्रॉन और का गेन और लॉस का देखते हैं। यहाँ पर दोनों क्रोमियम का +12 आया। कैसे आया, 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू -2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे एक क्रोमियम का 3 है, तो 2 का कितना आ जाएगा, +6। तो हाउ मच फैराडे करंट इज रिक्वायर्ड, आंसर इज कितना चाहिएगा हमें यहाँ पर, रिक्वायर्ड 6 फैराडे। तो ये वो तरीका सीखा जिससे सिंपल क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहे हो। इन फॉर्मूलाज का यूज कब होगा, वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको जरूर लिख लीजिए, और साथ के साथ आई से कि साथ के साथ आप इसको रेलेवेंट यूनिट में भी कन्वर्ट कर लीजिए, एंड रेलेवेंट यूनिट इज सेकंड, सो विल पुट लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, करंट इज देयर 1.5 एम्पियर, एंड यही यूनिट रखनी है उसके लिए। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये है क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहले जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या जानते हैं, W इज इक्वल्स टू ZIT। अब प्रॉब्लम विद क्या दे रखा है, कॉपर का ही लिए पूछा है आपसे, तो कॉपर का ही Z लिया जाएगा। Z विल बी जो भी इसका इक्विवेलेंट वेट होता है अपॉन फैराडे इंटू आई इंटू टी, और कॉपर के लिए गिवन है 63.5 इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, और कॉपर की वैलेंसी क्योंकि कॉपर सल्फेट दे रखा है तो कितनी है, +2। तो याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि कभी भी अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ जाए तो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन J। J इज वैलेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस कितना हो रहा है। तो एटॉमिक मास कितना है 63.5 और J कितना है 2, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब वी कैन सॉल्व, कॉपर W कितना के बराबर आएगा बता दीजिएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू I कितना दे रखा है 1.5 एंड T कितना दे रखा है 600 सेकेंड्स। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व, और ये जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी इन ग्राम। इज इट ओके? टाइम दे रखा होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना है, एम्पियर दे रखा होगा, करंट एम्पियर में दे ही रखा है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ से क्या जानते हैं, W इक्वल टू ZIT। तो W इक्वल टू ZIT लगाइए, ध्यान रखिएगा Z उसी का यूज करना है जिसका W यूज करना है। अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट के लिए पूछा जाता तो कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं यहाँ पे, तो फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट अपॉन J2 करते। इस तरह से वी कैन सॉल्व। सो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू वायर फॉर 2 आवर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए करंट दे रखा है यहाँ पर 0.5 एम्पियर, और साथ में टाइम दे रखा है आपको 2 आवर्स। 2 आवर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 60, दैट विल बी 2 इंटू 3600, दैट इज 7200 सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। पहले आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपसे पूछा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू दिस, तो Q इज इक्वल्स टू क्या सीखा है अपन ने, IT, एंड IT विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 0.5 into that will be
7200, ये आ गया अपने पास 3600 कूलम। ध्यान से सुन लीजिएगा, कूलम आया है अभी चार्ज, और हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्लो होंगे। तो आप सभी को पता होगा, पहले हमने चार्ज निकाला है, अब अपने को पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बता दीजिए इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is 1. So number of electron in 1 coulomb will be equals to 1.6 into 10⁻⁻19. Clear है? That is कितना आ जाएगा ये वैल्यू, अगर यही वैल्यू हमें निकालनी है for how much 3600 coulomb। तो for 3600 coulomb it will be 3600 से multiply। Now we'll get answer 3600 upon 1.6 into 10⁻⁻19 प्लस में चला जाएगा।